अमृता प्रीतम जी की कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है अपने अपने छेद। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। कोई नहीं जानता, सिर्फ ईश्वर और डॉक्टर राव जानते थे कि सीना ने अपनी छाती में एक छेद छिपाया हुआ है। जिस दिन डॉक्टर राव ने वीरेंद्र के एक्सरे सामने रखकर उसकी पत्नी को अकेले में बुलाकर कहा था, मैं कह नहीं सकता वीरेंद्र की जिंदगी के और कितने दिन बाकी हैं। हो सकता है कुछ महीने और बीत जाएं, पर हो सकता है सिर्फ कुछ दिन ही। दिल के चारों हिस्सों में जो कनेक्टिविटी वॉल्व होते हैं, उसमें से एक में एक छेद है जो कुछ हफ्ते पहले के एक्सरे में भुलावे जैसा बारीक था, पर इस बार के एक्सरे में विश्वास के समान बड़ा हो गया है। और डॉक्टर राव ने ठंडी कारोबारी आवाज में कहा था, अगर यह छेद उस तरह बारीक रहता तो उसे थकान की शिकायत तो रहती ही, पर हो सकता है कि वह कई साल जीता रहता। पर डॉक्टर को पर के आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। सीना ने जान लिया था कि छेद बड़ा होता जा रहा है और इस छेद में से वीरेंद्र के सांस झिरते जा रहे हैं। और उसने जब डॉक्टर से कहा, अगर किस्मत ऐसी ही है तो आप एक काम कीजिए, इसे इसी तरह गूंगी रहने दीजिए जैसे वह कई महीनों से है। आप वीरेंद्र को भी कुछ ना बताइए। अब चाहे कुछ ही महीने बाकी हैं या कुछ ही दिन, मैं उसकी आखिरी सांस तक उसके साथ इस तरह जीना चाहती हूँ जैसे हमें मिलकर हस्र तक जीना है। तो यह सुनकर डॉक्टर राव ने जान लिया था कि सीना ने अपनी छाती में वह छेद छिपा लिया है और उसे दुनिया का कोई भी एक्सरे नहीं देख सकता। सीना ने यह तो जान लिया कि मौत उसके घर का पता पूछ रही है, पर सोचा अभी जितने दिन उसे घर नहीं मिलता और अभी जितने दिन वह घर का दरवाजा नहीं खटखटाती, वह उतने दिन अपने घर को इसी तरह सजाना और वीरेंद्र के साथ जीना चाहती है जैसे एक मर्द और एक औरत ने दुनिया में पहला घर बसाया हो। वीरेंद्र को बिल्कुल नहीं मालूम था कि मौत जल्दी मचा रही है। तब भी न जाने उसके जी में क्या आया, उसने सारे जोड़ तोड़ कर मेरे लिए मकान खरीदा। सीना सोचती रही, मुश्किल से 5 बरस की नौकरी के बचे हुए कुछ पैसे थे और कुछ उसने अपने माता पिता की मदद लेकर और कुछ दफ्तर की यह छोटा सा घर खरीद लिया। और शीना को छोटी छोटी बातें याद आई। वीरेंद्र को टसरी रंग के पर्दे पसंद थे, पर उसके खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। घर चाहे सिर्फ 2 कमरों का ही है, पर उसमें 20 फुट का जो बगीचा है उसमें वह कलकतिया घास लगवाना चाहता था। उसमें वह 2 रंगों वाली बुगनवेलिया की बेल लगाना चाहता था। उसके एक कोने में वह रात रानी और एक कोने में चंपा चमेली और सूरजमुखी के फूल भी। और सीना ने ट्रंक में पड़ी हुई सोने की 2 चूड़ियां बेचकर टसरी रेशम के पर्दे खरीद लिए। वीरेंद्र के पूछने पर शीना ने कहा, मकान की चट के लिए माँ ने कुछ नहीं भेजा था, इसीलिए किसी ने आते जाते के हाथ से उन्होंने 500 रुपए भेजे हैं। सीना सचमुच मन की उस जगह पर खड़ी हो गई थी जहाँ कई झूठ भी सच के समान पवित्र होते हैं। 5 महीने पहले वीरेंद्र को बैडमिंटन खेलते हुए अचानक सांस उखड़ता सा लगा और उसके बाद वह रोज शाम के समय अजीब थकान महसूस करने लगा। कहीं कोई पीड़ा नहीं थी, पर जैसे हड्डियों में से रोज कुछ झर रहा हो। और अब पिछले महीने से वीरेंद्र ने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी। सीना नर्सरी से एक पौधा रोज खरीद कर ले आती और रोज सवेरे अपने छोटे से बगीचे में वह वीरेंद्र के हाथों से ऐसे लगवाती जैसे वीरेंद्र का एक छोटा सा अंश रोज धरती में बीज रही हो।
सीना का बहुत जी करता वीरेंद्र का एक छोटा सा अंश वह अपने कोख में भी बीज ले, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तो डॉक्टर ने कहा था कि अच्छा होगा अगर वीरेंद्र ने ब्याह न किया होता। ऐसे मरीज के लिए शरीर की उत्तेजना मृत्यु का झटका भी हो सकती है। अगर मालूम होता। सीना के मन में हसरत आई, पर अब किसी हसरत में भी खो जाने योग्य समय नहीं था। अब समय केवल वीरेंद्र के मुंह की ओर ताकते रहने का था। सीना के घर से सटा हुआ घर बहुत समय से खाली था और उसकी गैर आबादी से कभी कभी सीना को रात के समय डर लगा करता था। वह इन दोनों अचानक बस गया। एक औरत, एक मर्द और 2 बच्चे उसकी आबादी बन गए। सीना को दीवार के पार से आने वाली आवाजें अच्छी लगीं। इसमें बच्चों की किलकारियां भी थीं और हट से भरी हुई चीख भी। मर्द और औरत की एक दूसरे को पुकारने की आवाजें थीं और एक दूसरे से किचकिच करने की आवाजें भी। और शीना आबादी की इन इलामतों को देखते हुए मुश्किल से मुस्कुराई ही थी कि उसे लगा उस घर की वह आबादी अब रेंगते रेंगते दीवार के ऊपर से उतरते फिसलते इस तरफ उसके घर की तरफ आ रही है। शाम का समय था जब सीना के दरवाजे पर खड़का हुआ। सीना को अपने पिता और भाई तक को भी अपने हाल की भनक न पड़ने दी थी। वह नहीं चाहती थी वीरेंद्र के मरने से पहले कोई उसे मरने की हालत में देखे। इसीलिए इस समय किसी और का आना संभव नहीं था सिवाय डॉक्टर राव के, जो पिछले दिनों एक बार वीरेंद्र को इधर से आते जाते देख जाया करता था। पर उसका दूसरी बार आना वीरेंद्र के मन में संदेह पैदा कर सकता था। इसीलिए सीना को दरवाजे का खड़का अच्छा नहीं लगा, पर झिझक कर दरवाजा खोलते हुए उसने देखा आने वाला डॉक्टर राव नहीं, पड़ोस के अभी हाल में आबाद हुए मकान की औरत थी। औरत कुछ संकोच में थी। बोली, आपके घर में शायद टेलीफोन है, मैं फ़ोन कर लूँ? मैं आपके पड़ोस से मिसेस कपूर हूँ। सीना ने वीरेंद्र के कमरे का दरवाज़ा भेदते हुए सिर्फ इतना कहा, वह सो रहे हैं मिसेस कपूर, आप फ़ोन कर लीजिए, लेकिन ज़रा धीरे बोलिएगा, वह जाग न जाएं। साधारण सा फ़ोन था। औरत ने अपने पति के दफ्तर का नंबर मिलाया, पूछा कि वह दफ्तर में हैं या चले गए, लेकिन फ़ोन करके वह ऐसी निडाल सी हो गई थी कि सीना ने उसे कुर्सी पर बिठाते हुए पानी के लिए भी पूछा, और यह भी कि शायद उसके घर में कोई घबराने वाली बात हो गई है और अगर वह कुछ मदद कर सके। औरत ढली हुई आयु की नहीं थी, पर मुरझाई हुई सी थी। वैसे अब भी अच्छी छवि वाली थी, सिर्फ आयु से अधिक गंभीर थी। कहने लगी, नहीं, वैसे ही देर हो गई है, अभी तक घर नहीं आए, सोचा दफ्तर से मालूम कर लूं। औरत के इन साधारण शब्दों की झुर्रियों से जो चिंता झांक रही थी वह साधारण नहीं थी। पर सीना ने इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, पूछना ठीक नहीं समझा। औरत चली गई, पर रात गए उसके घर से पहले मर्द के जोर जोर से बोलने की और फिर औरत के सुबुक सुबुक कर रोने की आवाज आई। तो सीना को अपना शाम के समय का ख्याल ठीक लगा। औरत की उदासी शायद एक दिन की नहीं थी, इसके पीछे शायद बहुत से दिन थे। वीरेंद्र की कमजोरी बढ़ती गई। वह थोड़ा सा उठता, बगीचे तक जाता या सिर्फ पास गुसल खाने तक उसके माथे पर ठंडा पसीना आ जाता और वह निडाल सा चारपाई पर इस तरह लेट जाता कि उसकी बंद आंखों से यह पता नहीं लगता था वह सोया है या जाग रहा है। और सीना घर का सब काम दबे पांव करती रहती कि कहीं वह खटके से जाग न जाए। तीसरे दिन दोपहर को सीना ने खिड़की से देखा कि मिसेज कपूर बाहर से कुछ सब्जी खरीद कर आई हैं।
फिर सब्जी को अंदर जाकर रखकर सीना के घर की तरफ आ रही हूँ। सीना ने दरवाज़ा खटकने से पहले ही खोल दिया। मिसेज कपूर ने झिझकते हुए स्वर में फ़ोन करने की आज्ञा मांगी और फिर वही नंबर, वही दफ्तर, वही सवाल, और फ़ोन बंद करते हुए वह भरी आंखों से बेसहारा सी कुर्सी पर बैठ गई। सीना ने अपने लिए चाय बनाई थी, उसी को 2 प्यालों में डालकर एक प्याला उसके आगे रख दिया। मिसेज कपूर ने रस्मी इनकार नहीं किया। शायद एक गर्म घूंट की उसे सचमुच आवश्यकता थी, गर्म घूंट की भी, और शायद एक स्नेह भरी आवाज़ की भी। कहने लगी, सीना बहन, मैं तुम्हें भी असमय दुख देती हूँ। और सीना के भले से मन के आगे उसने मन खोल दिया। मेरे पति की ज़िंदगी में न जाने कितनी औरतें हैं। आज जब सब्जी लेने गई, दूर से एक कार देखी, लगा वह बैठे हुए हैं, उनके बराबर एक औरत भी। यह भी सोचा शायद मेरे मन का वहम है, वह तो दफ्तर में बैठे हुए होंगे, इसीलिए फ़ोन किया। वह सचमुच दफ्तर में नहीं, सो वही थे, और उनके साथ न जाने कौन थी। और मिसेज कपूर ने बताया कि इस इलाके में वे लोग पहले रहते थे। उस घर के बिल्कुल पड़ोस में रहने वाली औरत के यहाँ मिस्टर कपूर ने आने जाने का संबंध जोड़ लिया था और कहा, मैंने सोचा इस घर में बदल कर आ जाएंगे तो यह सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, पर यहाँ भी यह पता नहीं कौन है, कोई नई मालूम होती है। और मिसेज कपूर ने भरी हुई आंखों से कहा, जब शाम होती है मेरा आदमी घर नहीं आता, सोचती हूँ ना जाने इस समय वह किसी के पास होगा। उसका रास्ता देखते भी रोती हूँ और जब घर आ जाते हैं तब उन्हें देखकर भी रोती हूँ। सीना का मन भर आया। इसका पति जो ना जाने किस किस के पास जाता है, रात पड़ने पर घर तो लौटता है अपनी पत्नी के पास, पर मेरा पति जल्दी वहाँ चला जाएगा जहाँ से वह कभी नहीं लौटेगा, और मेरे पास इंतज़ार करने लायक भी कुछ नहीं होगा। और सीना के चेहरे पर जब पिलापी फिर गई, मिसेज कपूर ने अपनत्व से पूछा, सीना बहन, तुम्हारे पति बीमार हैं? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, वह दफ्तर नहीं जाते, कहीं भी बाहर नहीं जाते। तो सीना का मन उमड़ आया और जो मन का छेद उसने किसी को नहीं दिखाया था, मिसेज कपूर को दिखा दिया। मिसेज कपूर ने कहा कुछ नहीं, पर उसके मन में एक ईर्ष्या पैदा हुई। यह कितनी भाग्यवान औरत है, इसका पति आखिरी सांस तक इसका पति है, वह मरकर भी इसके लिए जीता रहेगा। यह उसकी एक एक याद को जिएगी, उसके लगाए हुए पौधों पर फूल आएंगे, इसे हर पत्ती में और हर रंग में अपने पति की महक आएगी। और सीना भरी हुई आंखों से उठकर जाती हुई मिसेज कपूर की पीठ की ओर देखती रही। मुझसे तो इसका नसीब अच्छा है, जब उसका पति आता है या उससे लड़ सकती है, उसके आगे रो सकती है, पर मैं किससे लड़ूंगी, मैं किसके आगे रोऊंगी। और सीना के कानों में अपनी और वीरेंद्र की वह आवाज़ भर गई। जब वीरेंद्र बाहर से आता उसके लिए फूल लाता, कहा करता, ओ मेरी इकलौती बीवी देख, और शीना उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा करती थी, मेरे इकलौते खाविन, अपने हाथों से मेरे बालों में लगा दो। और आज बगीचे का एक ताज़ा खिला फूल तोड़कर वीरेंद्र के कमरे में रखते हुए शीना को लगा, उसकी छाती का छेद बहुत बड़ा हो गया है।